एवरीवन, मैं अरुण कुमार सक्सेना सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, जिससे ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और इस टॉपिक के प्रत्येक बिंदु को आप अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक लिया है हमने भौतिक विज्ञान से लिया है, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, कैसा है, कांच का है, खोखला गोला है, जिसको काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाए या कलई की जाए तो जो दर्पण बनता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला होता क्या है, यानी कि गोल होना चाहिए और अंदर से कैसा होना चाहिए, खाली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कांच, हमने अपने दैनिक जीवन में गेंद को देखा होगा। गेंद क्या होता है, दो प्रकार की गेंदें देखी होंगी, एक तो कांच की, वो एक तो प्लास्टिक की, और सेकंड आपने रबर की। रबर की गेंद ठोस गेंद के रूप में आती है और जो प्लास्टिक की गेंद है वो आपकी खोखली गेंद होती है, क्योंकि अंदर से उसका हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। अब कांच की उस प्लास्टिक की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कांच का इस्तेमाल करेंगे। तो कांच की जो गेंद गोला होता है वो अंदर से कैसा होता है, खाली होता है। इस प्रकार कांच के खोखले गोले को एक सतह पर अगर हम पॉलिश कर दें, चाहे वो अंदर की सतह हो या वो बाहर की सतह हो, उसकी सतह पर हम चांदी की या कलई की पॉलिश कर देते हैं, चांदी की या कलई की पॉलिश कर देते हैं, तो वह एक दर्पण का रूप धारण कर लेता है, यानी दर्पण बन जाता है। यानी कांच का जो गोला होता है वो किस में बदल जाता है, दर्पण में। तो उस गोले को हम क्या कहेंगे, जो कांच का जो गोला है वो चेंज होकर किस में बदल गया है, दर्पण में, यानी कि वो कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, नंबर एक अवतल दर्पण, और नंबर दो होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या पहचान है? अवतल दर्पण की पहचान है कि जो जो कांच का ये गोला है उसको काट कर एक पार्ट कर लिया जाता है, तो उसकी बाहरी सतह पर जब हम पॉलिश कर देते हैं, किसकी, चांदी की या कलई की, जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वह जो दर्पण है वो अवतल दर्पण बन जाता है। इसका अंदर वाला जो पृष्ठ है, जो दबा हुआ, जिसको हम कहते हैं दबा हुआ जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, इसका दबा हुआ भाग है, ये बन जाता है आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल बन जाता है, यानी परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये बाहर की तरफ क्या है, चांदी की पॉलिश है या कलई। अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, बाहर वाला पृष्ठ आपका क्या है, चांदी की पॉलिश करी जाती है, तो उसके विपरीत साइड वाली जो सतह होती है वो परावर्तक पृष्ठ में बदल जाती है। यहां से प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। दूसरे में अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम इसके अंदर दबी हुई सतह पर पॉलिश करते हैं। ये अंदर से दबी हुई सतह है, अगर हम इस पर पॉलिश कर दें तो बाहर वाला पृष्ठ है, यानी कि पॉलिश की दूसरी तरफ वाला पृष्ठ आपका बन जाता है परावर्तक पृष्ठ, और ये वाला पृष्ठ आपका क्या क्या, इस पे क्या की गई है, चांदी की पॉलिश या कलई की गई है। अगर हम चांदी और कलई की एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो दूसरी तरफ वाला पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। जैसे ये है दर्पण है, इसकी बाहरी सतह पर हम पॉलिश कर दें, ये दर्पण बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। अब ये आपका क्या है, यहां से लेकर ये गोला, अगर यहां तक देखें ये परावर्तक पृष्ठ है। अब यहां से यहां तक की दूरी का अगर आधा कर दें, यानी कि मिडिल यानी मध्य बिंदु इसका ढूंढ लें, तो वह आपका क्या कहलाएगा, आपका दर्पण का ध्रुव, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी देखेंगे, उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ की जाती है, अंदर की तरफ, यानी दबी हुई सतह पर। तो दबी हुई सतह यह है, इस पर अंदर साइड में पॉलिश कर देंगे, दबी हुई सतह पर अंदर की तरफ पॉलिश हो गई।
अब ये बाहर वाला पृष्ठ कैसा हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब लेकिन हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं, दर्पण का ध्रुव देख रहे हैं। दर्पण का ध्रुव देखने का क्या तरीका है कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है वह इसका क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब ये है पूरा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसको हम P से लिखते हैं, P फॉर पोल होता है, इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, P से। अब सेकंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र जो बनता है हमारा, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारा जो गोलीय दर्पण किससे बनता है, गोले से बनता है। और गोले का क्या होता है, एक केंद्र होता है, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि ये जो गोला दर्पण जो बनता है वो हमारा किससे बनता है, गोले से बनता है। उसकी एक तरफ सतह को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं चांदी की या कलई कर देते हैं। तो इस गोले को जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसका एक सेंटर मिलेगा, उस सेंटर को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यही अवतल दर्पण में लागू होता है, यही उत्तल दर्पण में लागू होता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या है, पॉलिश अंदर की तरफ की जाती है और अवतल दर्पण में पॉलिश जो होती है बाहर की तरफ की जाती है। इसमें जो अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की तरफ होता है और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ पाया जाता है, यानी कि उभरे हुए भाग की तरफ। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी गोले का केंद्र, जिस गोले का दर्पण भाग है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अवतल दर्पण में हो गया, ये किसमें हो गया, उत्तल दर्पण में। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये इसका क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, गोले का केंद्र, यानी दर्पण का केंद्र है, चाहे वो अवतल दर्पण है। तो वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या है, C है, और दर्पण का ध्रुव क्या है, यहाँ पर P है। यहाँ से C से P तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसको हम किससे लिखेंगे, R से, R से। इसी तरह से उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसे हम किससे लिखेंगे, R से। यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं हम, R से। इसी प्रकार इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C से और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको किससे लिखते हैं हम, R से लिखते हैं। अविलंब किसे कहते हैं, अब बात आती है अवलंब की। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अवलंब होती है। अब कौन सी रेखा होगी इसमें, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण का बिंदु मान लो वह P है और वक्रता केंद्र क्या है, C, यानी P और C को मिलाने वाली ये रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, अवलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अवलंब कहेंगे। नहीं, वक्रता दर्पण के ध्रुव P और C को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, अवलंब कहते हैं। ये तो अवतल दर्पण में हो गई, यही रेखा आपकी उत्तल दर्पण में है, P और C। इस प्रकार से दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से जो रेखा मिलाएगी उस रेखा को हम उसका क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे। मुख्य अक्ष क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष भी वही है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो एक सीधी रेखा जाती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर एक जो सीधी रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, दर्पण का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है, और ये एक रेखा जा रही है सीधी सी लाइन, ये सीधी लाइन जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यानी कि यहाँ तक अगर इसका नाम दें तो P से A तक जा रही है लाइन, तो इसे हम PA क्या हो गई, एक मुख्य अक्ष हो गई। किससे होकर जा रही है, C से होकर जा रही है। इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो P और C से लेकर A तक जो रेखा जा रही है वो किससे जा रही है, सीधी रेखा है। किससे होकर जानी चाहिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जो सीधी रेखा जाएगी उस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें, दर्पण का ध्रुव PA है और एक वक्रता केंद्र इसका C यहाँ पर है और इसका वक्रता केंद्र C यहाँ पर है, तो ये सीधी रेखा जा रही है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे।
मुख अक्ष। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखें तो यहाँ पर यह मुख अक्ष हो गई, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव और सी से वक्ता केंद्र सी से होकर एक सीधी रेखा जो जा रही है उसको क्या कहेंगे, हम मुख अक्ष कहेंगे। सेम कंडीशन मुख अक्ष, यहाँ पर ये वक्ता केंद्र सी इसको मान लें तो ये यहाँ पर मुख अक्ष हो गई, मुख अक्ष, ये इसमें मुख अक्ष कहलाएगी। इस प्रकार हमको क्या ध्यान रखना है, मुख अक्ष के मुख अक्ष में हमें यह ध्यान रखना है जो रेखा वक्ता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी से होकर जो सीधी रेखा जाएगी उस रेखा को हम मुख अक्ष कहेंगे। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ को के व्यास को, दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, आपका परावर्तक पृष्ठ, और यहां से यहां तक ये रेखा जो मैं खींच रहा हूं यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो इतना जो यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक मेरा पेन चल रहा है यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये इसका दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक। यानी कि ये दर्पण के परावर्तक तल का क्या है, व्यास है, एम और एम डैश मान लेते हैं इसको, एम और एम डैश, ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का क्या है, व्यास है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। इसी प्रकार हम सेम कंडीशन हमारी किसमें लागू हो जाएगी, उत्तल दर्पण में, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का क्या है, व्यास है, इसको क्या कहेंगे हम, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब यहां तक सारे बिंदु एक बार फिर चेक कर लेते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा हमने बताया था यहाँ पर परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या है, पी, तो दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, पी। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बात करें तो यहाँ पर भी पी है, तो दर्पण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र वह गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण बना होता है, जिससे दर्पण बना होता है, उसका एक पार्ट होता है, उसको हम गोले का क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं वक्ता त्रिज्या की। वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। यानी कि जो हमने बताया था डायग्राम में, पी से लेकर सी तक की दूरी क्या है, वक्ता त्रिज्या है, इसको क्या लिखा गया था हमने, किससे, आर से लिखा है। इसी प्रकार अविलंब किसे कहते हैं, अविलंब गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्ता केंद्र से जो रेखा मिलाती है, वक्ता केंद्र से जो रेखा मिलाती है उस रेखा को हम अविलंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी था वक्ता केंद्र और बिंदु क्या है, पी, इसको एक रेखा मिला रही है, इस रेखा यानी सी से लेकर पी तक जो रेखा जा रही है, इसको आगे चाहे कितना भी बड़ा कर दें, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे। अब बात करते हैं मुख अक्ष। मुख अक्ष किसे कहते हैं, जो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से जो रेखा सीधी रेखा जाती है उस रेखा को हम दर्पण की मुख अक्ष कहते हैं। अब आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमने अवतल दर्पण लिया,
इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी चांदी की या कलई कर दी, तो दूसरा पृष्ठ इसका क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र C है। अब ये मुख अक्ष है आपकी, इस मुख अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी, मुख अक्ष के समांतर, ये पहली किरण आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये मुड़ेगी, मुड़कर इसके किसी एक पॉइंट से होकर जाएगी, मुख अक्ष के किसी भी पॉइंट से होकर जाएगी। और किरणें लेते हैं मुख अक्ष के समांतर, दूसरी भी किरण भी इसी पॉइंट से होकर निकलेगी, तीसरी किरण लेते हैं वो भी इसी पॉइंट से होकर निकलेगी, चौथी किरण लेते हैं वो भी मुख अक्ष के समांतर चलेगी और इसी पॉइंट से होकर आगे की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से जितनी भी किरणें हमने मुख अक्ष के समांतर ली, वो सभी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट से होकर जा रही हैं। ये सारी किरणें एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसको F से लिखा जाता है। ये तो अवतल दर्पण की बात हुई। अब बात करते हैं अब उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ दबी हुई सतह पर की जाती है, चांदी की पॉलिश। इसमें भी वक्ता केंद्र इसका C है और ये दर्पण इसका ध्रुव, उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या है, P। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, यानी मुख अक्ष आपकी ये है, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। इसके समांतर जो किरणें चलेंगी, पहली किरण चली, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद ये बाहर की तरफ निकल गई, निकली जरूर बाहर की तरफ है, लेकिन हम इस किरण का जो हमें आवास होगा ये पता चलेगा ये किरण इस पीछे से कहीं से आ रही है, मतलब इस पॉइंट से कहीं से आ रही है। ऐसे ही हमने अन्य किरणें ली जो मुख अक्ष के समांतर चल रही हैं, टकराने के बाद ये भी बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन हमें ये प्रतीत कहाँ से होती हैं, इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से बहुत सारी किरणें भी इसी पॉइंट से हमें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इस पॉइंट को हम दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अब ध्यान ये रखना है, अवतल दर्पण में जो किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तन के पश्चात एक पॉइंट से होकर जाती हैं, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और उत्तल दर्पण में ये किरणें होकर नहीं जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है, जो होकर जाती हैं, वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं उन किरणों में, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और जो जिसमें किरणें वास्तविक मिलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, केवल आती हुई प्रतीत होती हैं, उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये तो बात हो गई मुख्य फोकस की। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं? अब दर्पण का ध्रुव, चाहे वो अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होगी, यानी दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F, यानी इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसे F से लिखते हैं, स्मॉल लेटर का जो F इस्तेमाल किया था उससे लिखते हैं, यानी स्मॉल f से। इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी यही पॉइंट होगा, यानी दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम F से लिखते हैं। फोकस तल किसे कहते हैं? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, यानी मुख्य फोकस आपका यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ से एक, और फोकस मुख्य अक्ष कौन सी है आपकी, P ध्रुव, यानी P और C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। और फोकस ये है, इन दोनों से 90 अंश का कोण बनाने वाली एक रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। ये तो बात हुई उत्तल दर्पण के फोकस तल की। इसी प्रकार हम अवतल दर्पण में देखेंगे। फोकस क्या है, F, मुख्य अक्ष क्या है, ये वाली आपकी ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और इनसे एक सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे, इस तल को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। इस प्रकार हमने सारे बिंदुओं को
जो मेन बिंदु थे आज इस टॉपिक में, इस चैप्टर को स्टार्टिंग पॉइंट के, वो सारे पॉइंट हमने आज जाने।